जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इस सीरीज़ में जो प्लेलिस्ट बनाया गया है आप लोगों के लिए, वो इकोनॉमी में था पिछला वीडियो, और अब आज हम लोग मिडिवल हिस्ट्री देखेंगे। और कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आप लोगों को कंबाइंड वीडियोस ज़रूर मिलेगा। पहले आप लोग छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ते रहिए, अपने हिसाब से भी क्वेश्चंस को लगाइए, और जो आपको लगे कि फैक्ट्स नहीं कवर किए गए हैं उनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। बाकी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर्स जो चल रहा है तो वो तो अपना चलता रहेगा सीरीज़, और बाकी इसमें से जितने स्टैटिक पोर्शन है वो आप लोगों को कवर किया कराया जाए। तो पी वाई क्यूज़ में देखिए आपको क्या तरीका अपनाना है। एक तो जो फैक्ट आपको मिल रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। फ्री में पीडीएफ भी शेयर कर दिया जा रहा है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर पढ़ना है, उसके ऊपर एक वीडियो आप लोगों को जल्द बता देंगे बनाकर कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, मतलब चैप्टर में, सब्जेक्ट में कौन कौन सा पढ़ना है। जैसे ज्योग्राफी है तो एनसीईआरटी पढ़ना है, और वहाँ से आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। 2024 के पेपर को भी हम लोग देखेंगे, ताकि पीसीएस का पेपर कॉन्सेप्ट और फैक्ट पे बेस्ड अगर आता है, अच्छा पेपर आता है, तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाएँ, हैंडल कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2010 से 2012 3 साल का इसमें पीवाईक्यू के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे गए हैं वो कवर किया गया है मध्यकालीन इतिहास से भारत के। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्मारक था, और उसके सामने वो किसका स्मारक था बनवाया हुआ, ये सामने पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले था अलई दरवाज़ा। अलई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद था बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। ज़रूर इसके पीछे का इतिहास पढ़ लीजिएगा कि गुजरात में उस समय कोई बहादुर शाह एक राजा हुआ करते थे, और कुछ लोगों के साथ मान सिंह को लेके इन्होंने अटैक किया था रातों रात नदी पार करके। और बहुत अच्छा एक स्टोरी है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा कि गुजरात पे जो इनकी जीत हुई थी उसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ देखिए, मान लीजिए अलई दरवाज़ा और बुलंद दरवाज़ा तो मैक्सिमम लोग आप लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये जो मोती मस्जिद आगरा का है और मोती मस्जिद दिल्ली का है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो मोती मस्जिद आगरा का जो है, ये आप देख रहे हैं मोती मस्जिद एकदम पर्ल मॉस्क है ये, तो ये शाहजहां ने बनवाया था। और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं मोती मस्जिद, ये दिल्ली का है, इसे औरंगज़ेब ने बनवाया था। तो ये ज़रूर दोनों आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। अगले फैक्ट को देखते हैं। इल्तुतमिश पे एक क्वेश्चन आया था एकता व्यवस्था, एकता सिस्टम को लेकर। तो वो मध्यकालीन राजा जिसने एकता व्यवस्था या एकता सिस्टम को शुरू किया था वो कौन थे? इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन का एक फैक्ट था। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए एकता में क्या होता है, एकता है क्या? एकता जो है वो वेतन के बदले दी जाने वाली ज़मीन थी। हर जगह को बड़े बड़े ज़मीन के हिस्से में मान लीजिए ऐसे तोड़ लिया गया, ये एकता है। ये अलीगढ़ का हो गया, ये मान लीजिए कि कानपुर के क्षेत्र का हो गया, ये जौनपुर के क्षेत्र का हो गया, एक एग्जाम्पल मान लीजिए, ये बुंदेलखंड का एकता हो गया। तो इस एकता को जो जिसको एकता ये दिया गया है उसको हम लोग क्या बोलते थे? एकतादार। तो एकतादार वो कहलाएंगे जिनको एकता दिया गया है। ये ज़मीन दे दी गई आपकी, अब आपको यहाँ से अपना खर्च निकालना है। आपको कहा जाएगा कि आप लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था मेंटेन करिए, कानून व्यवस्था मेंटेन करेंगे, कुछ आपके पास आर्मी जैसी होगी। आप यहाँ से राजस्व निकालिए, अपना खर्चा निकालिए, और खर्चा निकालने के बाद जो हिसाब बचेगा आपको सुल्तान को दे देना है। ये था एकतादारी व्यवस्था। और एकता शब्द जब आएगा तो वो ज़मीन है जो कि अब सैलरी आपको ऊपर से नहीं मिलेगा। आज की तरह व्यवस्था नहीं था, सुल्तान आपको सैलरी नहीं बांट रहे हैं। राजस्व में से अपना खर्चा निकालिए और वापस ले आके बाकी का पैसा सुल्तान को दे दीजिए। और इसमें क्या था? राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी आपकी होगी, और मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी होगी, और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और रेवेन्यू मेंटेन करना है। क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाना है? क्या जो शासन है, नागरिक शासन है, क्या वो भी आपको चलाना है? तो ऐसा नहीं है, वो लोकल लेवल पे छोड़ दिया गया था, क्योंकि सुल्तान लोगों के लिए बिल्कुल नया था भारत। उनको ग्राउंड लेवल पे उनकी उतनी पकड़ नहीं थी। उनको दूसरे दूसरे भाषाएं आती थी, किसी को तुर्की आता था, किसी को उर्दू आता था, और ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे लोग हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अलग अलग भाषाएं बोलते थे। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि नहीं, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, यही मनसबदारी से अलग है। याद रखिएगा, मनसबदार सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते थे, नागरिक व्यवस्था जो शासन था वो भी करते थे। बाकी राजस्व इकट्ठा करना और मिलिट्री और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून व्यवस्था मेंटेन करना, ये मनसबदार और इक़्तिदार दोनों का कॉमन काम है। सिर्फ वो जो प्रशासन चलाने की बात थी वो मनसबदार करते थे, इक़्तिदार नहीं करते थे। एक और चीज़,
ये इक्तादार जो थे ये ट्रांसफरेबल थे, हस्तांतरणीय थे। मतलब ऐसा है कि मान लीजिए अलीगढ़ में जो इक्तादार हैं ये सही से राजस्व इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो सुल्तान नाराज हो गए तो इनको उठा के जौनपुर भी भेज सकते हैं, या फिर जौनपुर वाले को ये वाला हिस्सा बड़ा वाला इक्ता दे सकते हैं, तो वो ट्रांसफ़र कर सकते थे। इसीलिए ये लोग पावरफुल ज़्यादा थे सुल्तान। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से ऐसे मुगल बादशाह हैं जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, वीणा। आपको ये बताना था। तो वीणा वह वाद्य यंत्र था जिसे मुगल सम्राट औरंगज़ेब बजाते थे। तो औरंगज़ेब बजाते थे, ये ध्यान रखिएगा, क्या बजाते थे? वीणा। बस एक फैक्ट है। अब यहाँ पर मकबरा दिया गया था और उसके सामने नाम दिया गया था स्थान, कि कौन सा मकबरा कहाँ पर है। तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ये फ़तेहपुर सीकरी में है। इत्माद-उद-दौला का जो मकबरा है, इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ पर है? ये है आपका आगरा में। इस बात को ध्यान रखिएगा। इत्माद-उद-दौला, या हम लोग बोल सकते हैं मिर्ज़ा गयासुद्दीन या गयास बेग, इनका मकबरा कहाँ था? आगरा। अब ये बात समझिएगा कि जो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, उनके पिता थे ये इत्माद-उद-दौला। औरंगज़ेब का कहाँ पर मकबरा है? खुलदाबाद एक जगह है, औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में, वहाँ पर है। और अब्दुल रहीम खाने खाना का कहाँ पर है? निज़ामुद्दीन, जो नई दिल्ली में है, निज़ामुद्दीन, वहाँ पर इनका मकबरा है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए थे? 1192 ईस्वी में आए थे मोहम्मद गोरी के साथ में। उसमें एक्चुअली 4 ऑप्शन दिया होता और आपसे ये पूछा गया था कि कौन से इसमें से चिश्ती ऑर्डर के जो भी लोग थे, तो कौन से ऐसे चिश्ती थे जो पहले आए थे। तो इसमें शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले भारत आए थे 1192 ईस्वी में, किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। और आप लोग पढ़े होंगे 1191, 1191 एडी और 1192 एडी, मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान जी के साथ लड़ाई हुआ था 2-2। तो इसमें दूसरी वाली जो लड़ाई हुई थी उसमें वो जीत गए थे, मोहम्मद गोरी जीत गया था, और पृथ्वीराज चौहान जी की उसमें हार हुई थी। तो मतलब ये मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे। और ये सबसे पहले जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर में रहना शुरू किए थे और इन्होंने चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था भारत में। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि आगरा के फाउंडर कौन है? तो सिकंदर लोधी जो हैं वो आगरा के फाउंडर हैं, यानी आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। और लोधी वंश के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, वो हैं बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी आया, सिकंदर लोधी के बाद गद्दी पर बैठा इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी पहले पानीपत की लड़ाई में 1526 21 अप्रैल 1526 को मारे गए थे बाबर के साथ लड़ाई में, और उसके बाद से फिर मुगलों का राज शुरू हुआ था भारत में। अब यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा पहला दिल्ली का सुल्तान है जिसने जजिया टैक्स लगाया था ब्राह्मण्स पे पहली बार? ब्राह्मणों पर जजिया कर इसके पहले किसी भी सुल्तान ने नहीं लगाया था। तो हम लोग बात कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक इनके पहले थे। मोहम्मद बिन तुगलक के ये भाई थे फिरोज शाह तुगलक। और उसके पहले कौन थे? तुगलक वंश की शुरुआत किसने की थी? घियासुद्दीन तुगलक ने की थी। तब जब 1320 में चलिए ठीक है, इस पे तो हम लोग बाद में कभी डिटेल में देख लेंगे। अभी और देखिए, एक क्वेश्चन और है कि पुरंदर की संधि जो शिवाजी महाराज ने की थी, साइन किया था, उसके ऊपर ये सवाल है। तो पुरंदर की जो संधि है उसके माध्यम से शिवाजी ने 35 में से 23 किले आत्मसमर्पण कर दिए थे, और मुगलों ने कोंकण और बालाघाट के कुछ हिस्सों पर शिवाजी के अधिकार को स्वीकार कर लिया था। आपको ये बताना है कि ये जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है ये शिवाजी ने किसके साथ साइन किया था? क्या मान सिंह थे या कोई और थे? आपको ये बताना है किसके साथ उन्होंने ये साइन किया था। ऑन द कॉइन्स ऑफ इल्तुतमिश, हाँ ये क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे कौन से ऐसे सुल्तान थे जिनके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफ के नाम पहली बार दिखाई दिया? यानी कि किसके सिक्के पर द नेम ऑफ द लास्ट खलीफ ऑफ बगदाद अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो बगदाद के जो आखिरी खलीफ थे उनका पहली बार किस सुल्तान के सिक्के पर जिक्र हुआ था? तो ये इल्तुतमिश ने जो सिक्का जारी किया था उस पे इनका जो आखिरी बगदाद के खलीफ थे वो पहली बार किसी सुल्तान के सिक्के पर उनका नाम देखा गया था। तो वो था किसके द्वारा जारी किया गया सिक्का? इल्तुतमिश के सिक्के पर। और 1229 ईस्वी की बात है जब बगदाद के अब्बासिद खलीफ जिनका नाम था अल मुस्तनसिर नाम था इनका, उन्होंने अधिकार दिया था किसको?
इल्तुतमिश को कि अब आप रूल कर सकते हैं, आप अपना स्थापना कर सकते हैं, अपनी राज की स्थापना कर सकते हैं। और उन्हें मंसूर दिया था। मंसूर मतलब एक तरीके से मान्यता प्राप्त एक लेटर होता है, मान्यता पत्र होता है, लेटर ऑफ रिकॉग्निशन बोलते हैं मंसूर। वो दिया था अब्बासिद खलीफ बगदाद के जो अब्बासिद खलीफ थे अल मुस्तनसिर, जिसके द्वारा भारत पर इनका कानूनी संप्रभु शासक था, यानी कि ये लीगल सोवेरियन रूलर बन गए थे कि चलिए मैंने आपको मान्यता दे दिया और अब आप शासन करिए, कोई आपके शासन पर सवाल नहीं उठाएगा। और ये ज़रूरी भी था क्योंकि मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ साथ दो तीन गुलाम और थे, यल्दूज बैठे हुए थे, उधर बख्तियार खलजी था, और मोहम्मद और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुलाम थे वो इल्तुतमिश थे। तो जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे दिल्ली के, तो यल्दूज थे, उधर बख्तियार खलजी थे, बहुत सारे लोग थे, उनको मंजूरी नहीं था। वो बोले कि वो हमारे साथ जब कोई था उसका गुलाम तुम हो, तो तुम कैसे गद्दी पर बैठ गए, हम बैठेंगे। इसीलिए वहाँ से जब मंसूर इनको मिला इल्तुतमिश को, तो फिर कोई सवाल उठाने वाला हुआ ही नहीं। आगे एक और अच्छा क्वेश्चन था कि कौन से ऐसे जैन आचार्य थे जिनका ऑनर किया था अकबर ने। तो जैन आचार्य हरि विजय सूरी नाम था, इनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। आप ये देख सकते हैं, एक फ़ोटो है, ये जैन आचार्य हैं हरि विजय सूरी, और ये अकबर हैं अपने दरबार में। ये देखिए बाकी लोग हाथ जोड़ रहे हैं, अब उनका इज्जत दे रहे हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है, जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, एक ये फैक्ट पूछा गया है कि जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी तो मराठा का नेतृत्व जो है वो कौन कर रहे थे या कौन कर रही थी, ये सवाल था। तो जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, औरंगज़ेब लगभग 1658 से 1707 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे रहे। 1707 में इनकी मृत्यु हुई और 1707 से 1712 तक 5 सालों तक इनके जो सबसे बड़े बेटे थे 65 साल की एज में, बहादुर शाह प्रथम, वो गद्दी पर बैठे थे। तो औरंगज़ेब की मृत्यु जब हुई तो 1707 में, तो मराठा नेतृत्व जो है वो ताराबाई भोसले के हाथों में था, जो 1700 से 1708 ईस्वी तक भारत के मराठा साम्राज्य की शासक थी। वह छत्रपति राजा राम भोसले की रानी, इनके जो पति थे वो थे राजा राम जी, शिवाजी के पुत्र थे राजा राम भोसले, और साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की ये पुत्रवधु और शिवाजी द्वितीय जो हैं इनके बेटे थे। तो जो ताराबाई हैं उनके बेटे कौन थे, शिवाजी द्वितीय, शिवाजी सेकंड। और ये इनके ससुर कौन थे, तो इनके ससुर थे शिवाजी महाराज, और इनके पति का क्या नाम था, राजा राम भोसले। और 1700 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक इन्होंने मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि जब गद्दी की लड़ाई हुई इनके बीच में, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जब उनके लड़कों के बीच में गद्दी की लड़ाई हुई, तब इन्होंने दिमाग क्या लगाया मुगलों ने, उस समय छत्रपति शाहू जी महाराज जो कि शिवाजी के पोते थे, उनको वहाँ से रिहा कर दिया। इसलिए रिहा कर दिया कि वहाँ तो ताराबाई बैठी हुई हैं अपने बेटे के लिए इंतज़ार में कि जब बेटा बड़ा होगा। उनका बेटा जो था उनका नाम रखा गया था शिवाजी द्वितीय। अब शिवाजी द्वितीय जब बड़े होंगे तब गद्दी संभालेंगे। तब तक उनके बिहाफ पे कौन गद्दी संभाल रही थी, उनकी माता श्री ताराबाई। तो उन लोगों को पता था मुगलों को कि अगर इसी समय हम लोग दूसरे वारिस को भी भेज देते हैं तो मराठाओं में भी आपस में थोड़ा सा तालमेल गड़बड़ाएगा, गद्दी की लड़ाई होगी। जब वो आपस में लड़ाई में उलझे हुए रहेंगे तो हमें कमज़ोर पाके हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इसीलिए मुगलों ने उनको छोड़ दिया था, रिहा कर दिया था। तो बाद में छत्रपति शाहू जी जो हैं उनको रिहा कर दिया गया था 1707-8 में। और उसके बाद आपको पता ही है कि पेशवा व्यवस्था किस तरीके से मजबूत हुआ। बालाजी विश्वनाथ गद्दी पर बैठे, 1713 से 1720 तक वो गद्दी पर बैठे। और उसके बाद फिर आगे का आपको पता ही है, बाजीराव प्रथम आए। बाजीराव प्रथम के बाद 1720 से 1740 बाजीराव प्रथम आए। उसके बाद 1740 से 1761 तक जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, तब उस समय बालाजी बाजीराव गद्दी पर बैठे, नाना साहिब भी इनको कहते थे। और उसके बाद आपको धीरे धीरे पता ही है कि कौन कौन कैसे कैसे लड़ाई हुआ। तो यहाँ तक जो है ये फैक्ट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।